नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। 2024 अब कुछ महीने बाकी है। अक्टूबर आ गया, नवंबर दिसंबर 2024 आ जाएगा। मई में चुनाव ड्यू हैं, यानी कुल मिला जुला के 6-8 महीने बचे हुए हैं चुनाव में। ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले जो इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरह की चीजें हुई हैं देश के अंदर, राहुल गांधी का जिस तरह से एक नया परसेप्शन बन रहा है, जैसे विपक्ष के नेता एक आवाज में बोल रहे हैं, और खास तौर पे बिहार ने जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है हमारी अभी की केंद्र सरकार, वो थोड़ा हड़बड़ा गई है। असल में जब सही चीजें होती हैं तो एक के बाद एक सही चीजें होती चली जाती हैं, और जब गड़बड़ियां होती हैं तो एक के बाद एक गड़बड़ियां होती चली जाती हैं। जाति जनगणना की रिपोर्ट आई, आप जानते हैं केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, कोर्ट में भी मामला गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन फाइनली बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। और जब वो रिपोर्ट जारी हुई तो पता ये चला कि 15% अपर कास्ट के लोग हैं, जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, और सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। ओबीसी आबादी में मुस्लिम आबादी को भी शामिल किया गया, 17% की मुस्लिम आबादी बताया गया। और इन आंकड़ों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं ओबीसी से आते हैं, वो अलग अलग तरह की बातें करने लगे। और सिर्फ बातें नहीं करने लगे, कल से जिस तरह की कार्यवाहियां शुरू हुई हैं, पहले न्यूज क्लिक से जुड़े हुए तमाम पत्रकारों के यहां छापा पड़ा, दिन भर पूछताछ हुई, शाम को रिहा कर दिया गया, और उसके बाद भी कोई डरा नहीं। मतलब ठाकुरता सर ने तो क्या क्या बोला, निकल के आए। एएनआई ने उनको माइक लगाया कि आप क्या कहना चाहते हैं, और बड़े मजाकिया अंदाज में एएनआई की जो प्रमुख हैं उन्हीं के स्टाइल में उन्होंने कहा, मोदी जी तो भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। अभिसार शर्मा बाहर निकले और उस समय तो कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठ गए। आज उन्होंने सुबह लाइव कर दिया और लाइव में खुल के बोला कि हम डरने वाले नहीं हैं। किसी भी पत्रकार की ऐसी कोई आवाज नहीं आई है जिससे ये लगे कि डर गए हैं। बाकी लोग भी बोल रहे हैं, कल ढेर सारे वीडियोस आए, हमने भी बात की थी। उसके बाद आज सुबह सुबह खबर मिली कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पे पुलिस पहुंच गई। पुलिस नहीं, सॉरी, ईडी पहुंच गई। अब ईडी जो है विपक्षी नेताओं के यहां आती जाती रहती है। भूपेश बघेल जी के जो प्रेस का काम देखते हैं, विनोद शर्मा जी, उनके घर पहुंच गई थी। जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां ईडी पहुंचती है, लेकिन इस बार तो दिल्ली में चुनाव भी नहीं है और ईडी पहुंच गई संजय सिंह के घर पे। केजरीवाल के ऊपर केस कर दिया गया। अब ये तो सच्चाई है कि उन्होंने जिस तरह का महल बनवाया है, उसमें जिस तरह के खर्चे दिखे थे, वो किसी को भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं कोविड के टाइम में। लेकिन वो कितना लीगल है, इलीगल है, ये सब कोर्ट में आएगा जब भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो खबर यही है कि उन्होंने केस कर दिया। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं मोदी जी के, आप सोचिए, मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उन पे सबसे बड़ा हक किसका है? दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का। लेकिन उनके बयान को काट के लगातार चलाया गया कि वो कह रहे हैं कि देश के संसाधन पर सबसे बड़ा हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री जी ने भी यह बयान दोहराया, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जुड़े हुए लोगों ने भी यह बयान दोहराया, और अब वो कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा हक गरीब का है। आंकड़ा देखिएगा तो मजा आएगा कि जो गरीब हैं देश के, जब उनकी आप जातिवार एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े, आदिवासी और दलित दिखाई देंगे। छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, चलिए गरीब का हित करने से बेहतर काम तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। लेकिन क्या मोदी जी बताएंगे कि पिछले 10 साल से उनकी सरकार है, उनको अब जाके क्यों याद आया कि देश के संसाधनों पर गरीब का पहला अधिकार है? कौन सी योजनाएं बनाई उन्होंने गरीबों को सुविधा पहुंचाने की? जब सरकारी नौकरियां बंद हो जाती हैं, हर तरह का प्राइवेटाइजेशन होता है, गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, अनाज की कीमत बढ़ रही है, तो इससे गरीब को फायदा होता है या नुकसान? आप कहेंगे अनाज दे रहे हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेंगे। राशन कार्ड पर अनाज मिलता था, जाकर चेक कीजिए कि अंत्योदय योजना में, और जो सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं, सबसे गरीब लोग होते हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए जो कार्ड बनता था, उस कार्ड पे कितना अनाज मिलता था जाके देख लीजिए।
₹2 किलो चावल मिलता था, बाकी अनाज भी बहुत सस्ते थे, शक्कर मिलती थी, चीनी मिलती थी। ये सारा कुछ बंद करके मुफ्त में अनाज, आप कहेंगे फिर भी ₹2 लगते थे ना, अब तो मुफ्त में है। तो भाई साहब जो जिस पर बनता है खाना, वो सरसों के तेल से लेके गैस के सिलेंडर तक का दाम जो कई गुना बढ़ गया है, सब एडजस्ट हो गया। गैस के सिलेंडर पर एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, बदले में मुफ्त में अनाज दे दीजिए, और मुफ्त में अनाज देने से गरीब का कितना भला हुआ है ये आप जानते हैं। बाकी गरीबों के लिए कौन सी योजना बनाई गई? अगर अदानी को आप गरीब मान लें तो बात अलग है। अदानी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारा पैसा उनका बढ़ा, लगातार वो रईस होते गए। ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स आने के बाद उनके शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। लेकिन वही बात कि एक अमेरिकी अखबार जब अदानी के खिलाफ लिखता है तो लोग कहते हैं देश के खिलाफ साजिश है, जब वो न्यूज क्लिक के खिलाफ लिखता है तो आप कहते हैं कि ये तो बड़ा सही है, उसके आधार पर कार्रवाई करने चले जाते हैं, संसद में सवाल उठ जाते हैं उसके आधार पर। तो प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर गरीब का पहला अधिकार है, तो असल में वो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने गरीबों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि देश में वो गरीबों का पहला अधिकार संसाधनों पर मानते हैं। दूसरी बात, वो खुद ओबीसी हैं, लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी की, या उनके ही पार्टी तो नहीं है लेकिन उनके ही गठबंधन की अनुप्रिया पटेल खड़े होकर कह रही हैं कि हम जनगणना के समर्थन में हैं, जाति जनगणना मंत्रालय बनाना चाहिए। उमा भारती जी पहले ही कह चुकी हैं, जब आरक्षण आया था महिलाओं के लिए, उसमें ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण नहीं था, उस पर पहले ही सवाल उठा चुकी हैं, अब भी वो कह रही हैं लगातार। दरअसल मोदी जी एक डिलेमा में फंस गए हैं। उनका जो वोटर है, बीजेपी का जो वोटर है, उसमें जो सबसे वोकल है, जो सबसे तेज आवाज में बोलता है, सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोगों को ट्रोल करता है, चौराहे पर, मोहल्लों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगातार माहौल बनाता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सो कॉल्ड अपर कास्ट का है। ये वो है जिसको लगता है दिल ही दिल में कि आज नहीं कल आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में जब जातिगत जनगणना आती है और पता ये चलता है कि अपर कास्ट वोट तो बिहार में सिर्फ 15% है, यूपी में भी अगर आप करेंगे तो इसके आसपास ही आएंगे। अब झारखंड में भी तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस खुल के समर्थन कर रही है, राहुल गांधी खुल के समर्थन कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को कर्नाटक में, राजस्थान में, या अगर बाकी जगहों पर उनकी सरकारें आती हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो वहां भी जातिगत जनगणना शुरू हो जाए। और इस जातिगत जनगणना से जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले होंगे। इन रिजल्ट्स के आधार पर कहा जाएगा कि जिसकी संख्या ज्यादा है रिजर्वेशन उसको ज्यादा दिया जाए। और रिजर्वेशन का सारा मामला शुरू कैसे हुआ? 50% से बढ़ाने का। 50% सीट्स रिजर्व रहती हैं, चलिए, बाकी 50% सीट सबके लिए होती हैं और जो अपर कास्ट होता है उसका बड़ा हिस्सा ले जाता है। ये सब आंकड़े हैं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। उसके बावजूद ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर एक नया आरक्षण लाया गया, जिसको कई लोगों ने सुदामा आरक्षण कहा। अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो सारे ही हैं, दलितों में भी बहुत गरीब लोग हैं, पिछड़ों में भी बहुत गरीब लोग हैं, मुसलमानों में बहुत गरीब लोग हैं, आदिवासियों में बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस कुछ इस तरह से लागू किया गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सिर्फ तथाकथित अपर कास्ट या सवर्ण जातियों को मिला। तो जो 50% का फॉर्मूला था वो वैसे ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब अगर बाकी लोग डिमांड करेंगे कि संख्या के आधार पर उनको भागीदारी दी जाए, तो आप कैसे मना कर पाएंगे? अगर आप मना करेंगे, अगर मोदी जी और उनकी सरकार मना करती है, तो एक परसेप्शन बनेगा कि वो पिछड़ों के खिलाफ है, और पिछड़ों के खिलाफ बनने का परसेप्शन हुआ तो पिछड़ों का एक ठीक ठाक वोट जो उन्होंने जीता है पिछले सालों में, वो उनके यहां से खिसक सकता है। आज अनुप्रिया पटेल बोल रही हैं, नेता के लिए तो चुनाव जीतना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर अपना लोकसभा जीतकर नहीं आएगा, संसद में नहीं पहुंच पाएगा, विधायक नहीं हो पाएगा, तो उसकी प्रतिष्ठा गिरती जाएगी। विधायक बनेगा जनता के वोट से, और अगर यह परसेप्शन बनता गया कि जाति जनगणना के आंकड़े को नकार कर या रिजर्वेशन के सवाल को नकार कर मोदी सरकार ओबीसी के खिलाफ हो गई है, तो जो ओबीसी वोट का एक हिस्सा आया था इनके पास, जा सकता है और गया तो क्या होगा वो आप जानते हैं। इधर इंडिया गठबंधन बन गया है, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही साफ है, कर्नाटक में सरकार थी वो चली गई, तेलंगाना में सरकार है नहीं, तमिलनाडु में आने की कोई उम्मीद है नहीं, केरला में आने की कोई उम्मीद है नहीं, तो दक्षिण भारत से वैसे ही साफ है।
अभी जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहां इतनी लड़ाई चल रही है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो अब विदाई वाले भाव में आ गए हैं। जब नहीं रहूंगा तो याद करना टाइप की बातें कर रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी मानी कि नहीं मानी, इस पर बहस चल रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। लिस्ट आई मध्य प्रदेश में तो और बवाल शुरू हो गया। सांसदों और मंत्रियों को उठा के टिकट दिया तो अखबार कहना शुरू कर दिया कि डर गए हैं। एक सांसद जाके कहे कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, अब बेचारे पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं कि अपनी सीट जीत सकें। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और इस तरह के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। कांग्रेस एक नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा भी दावे नहीं कर रही है, ज्यादा अभी दौरे भी नहीं हुए हैं। राजस्थान में हमेशा बदलता रहा है एक के बाद एक, लेकिन अगर महारानी नहीं मानी तब तो एकदम असंभव है, और मान भी गई तो इतनी देर हो चुकी है कि अब क्या हो पाएगा पता नहीं। तो इन चुनाव में ऐसे ही हालत खराब है। मणिपुर संभल नहीं रहा है, उसको अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा। अंदर खाने से चर्चाएं आ रही हैं कि बहुत सारे लोग केंद्रीय नेतृत्व से भी नाराज हैं, और उसमें मोदी जी खड़े होकर अगर इस तरह की बातें लगातार करते रहेंगे जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। भाई, जाति जनगणना में अगर आपको यह पता चल गया कि कौन किस जाति का है तो क्या यह नया बंटवारा है? जाति के आधार पर जो पहले से बंटवारा है उसमें सिर्फ यही होगा ना कि संख्या बल पता चल जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से, इसको पहले ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, अब निश्चित तौर पे इसमें ओबीसी और दलित जातियों के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, बहुत सारे वोट मिल रहे हैं, और उसी की वजह से ये सत्ता में आई है। अगर ओबीसी और दलित वोट इसको नहीं मिले होते तो ये सत्ता में नहीं आ पाई होती, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो ओबीसी हैं उनको चेहरा बनाया गया था। लेकिन अगर जातिगत आरक्षण के इस तरह से लगातार खिलाफ बात करते रहे, अगर लगातार ये कहते रहे कि आरक्षण संख्या के आधार पर नहीं दिया जा सकता, अगर इस तरह की बातें लगातार करते रहे तो जो इनका पिछड़ा वोट आया है वो जाएगा, और अगर समर्थन में उतर गए तो जो अगड़ा वोट है, सो कॉल्ड अगड़ा वोट है, वो नाराज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आज मोदी जी खुल के बोलने लगे कि हम भी जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, तो जो ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों का जो वोट है, अपर कास्ट का जो वोट है, जो इनके साथ कंसोलिडेटेड है यूपी जैसी जगह पर, बिहार जैसी जगह पर, वो चिढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसे मझधार में फंसा दिया है जातिगत जनगणना के सवाल ने कि शायद मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अब एक आध दिन की न्यूज मैनेजमेंट तो आसान है। कल की सारी न्यूज चली गई पत्रकारों की दबिश पर। प्रवीण पुरकायस्था को गिरफ्तार भी किया गया, यूएपीए का केस भी लगाया गया। न्यूज क्लिक निश्चित रूप से कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। पिछली बार भी ये सब हुआ था, लेकिन पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब यूएपीए लगाया गया है तो क्या होगा? प्रवीर के बारे में बता दूं कि प्रवीण पुरकायस्थ जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो भी सबसे पहले जेल जाने वालों में थे। इस बार भी वो जेल गए हैं। तो एक दिन तो इसमें न्यूज चला गया, या एक चैनल है उसको आपने आवाज बंद कर दी। आज का न्यूज हो सकता है चला जाए संजय सिंह के चक्कर में। ट्रॉल्स को मौका मिल गया कि संजय सिंह के ऊपर हमला करें, आपके ऊपर हमला करें, चलो एक आध दिन ये चल जाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव आएगा तो वो सवाल उठेगा, संसद खुलेगी तो वो सवाल उठेगा, सोशल मीडिया पे लगातार वो सवाल उठेगा, और हमारे जैसे लोग वो सवाल उठाते रहेंगे। और जब ये सवाल उठते रहेंगे तो आज नहीं कल मोदी जी को इस पर बहुत क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, और जब स्टैंड लेना पड़ेगा तब वो फंसेंगे। जैसा मैंने कहा कि अभी वो जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, उससे पहले ही ये बात अंदर जा रही है कि ओबीसी के खिलाफ है, वो ओबीसी वोट छिटक सकता है। और अगर इसको पलट के उन्होंने स्टैंड ले लिया कि नहीं, जातिगत जनगणना के मैं समर्थन में हूं, जाति के आधार पर जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से आरक्षण का लेवल बढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो आप सोचिए कि जो उनका कोर वोट है, अपर कास्ट वोट, वो छिटकेगा। तो 2024 के चुनाव के पहले जो जातिगत जनगणना का मामला आया है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। एक जमाना था जब कमंडल को मंडल ने हराया था, अब ये नई बात सामने आ गई है। इससे मोदी जी कैसे निपटेंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए नया क्या क्या होगा, कितने सारे लोग गिरफ्तार होंगे,
कैसे कैसे केसेज बनेंगे, ये सब तो हम देखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात तय है कि जातिगत जनगणना का मामला दबने वाला नहीं है, और फिलहाल मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं दिख रहा है। वो एक अजीब डिलेमा में फंस गए हैं और ये उनके लिए अगले चुनाव में मुश्किल करने वाला है। खास तौर पे अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके विपरीत आए तो यकीन जानिए कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा घबरा जाएगी और देश में पॉलिटिकल खलबली और ज्यादा मचेगी। आज के लिए इतना ही। पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं कभी कभार बात करता रहता हूं, अक्सर दूसरे लोगों से बातचीत करता हूं, कभी अपनी बात भी रखता हूं। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें मजेदार हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें देश के पॉलिटिकल बहस में एक सकारात्मक एंगल जोड़ती हैं, तो जुड़िए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी जैसे भी हमारी मदद करना चाहें, आपका स्वागत है।